यार अब हम लोग आज जो पेपर कर रहे हैं ना, वो पेपर है अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर। ठीक है, बहुत इजी पेपर था ये। तो आई होप इस जिसने अटेम्प्ट करा है उसका ये स्कोर वगैरह सब अच्छा आया होगा। तो ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 2019 का, पेपर 1-2। सही है। अच्छा, इसका पहला सवाल है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्कैरसिटी। भाई स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? भाई स्कैरसिटी का हम सबको मतलब पता है, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से स्कैरसिटी होती है। और फिर कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस को अच्छी जबान में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस को अच्छी वन जबान का बी होगा ना? जी, चॉइस को क्या कहते हैं? चॉइस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी फोर्सेस इंडिविजुअल टू मेक चॉइसेस। इसका आंसर बी है। ठीक है। अच्छा, विच लेबल्स माइट बी यूज्ड ऑन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। ये बोल रहा है भाई कि पीपीसी की डायग्राम के ऊपर क्या आता है। ये पीपीसी की डायग्राम है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है पीपीसी का कर्व का। ये गुड वाई की क्वांटिटी है और यहाँ पर आती है गुड एक्स की क्वांटिटी। अब ये बोल रहा है दोनों एक्सिस पे क्या लेबल होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, इनपुट और इनपुट नहीं, क्वांटिटी को आउटपुट कहते हैं। तो ए तो गलत हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोड्यूस, ऐसा कभी भी लेबल नहीं होता। आउटपुट ऑफ राइस और लेबर का इनपुट, इनपुट कभी भी नहीं होता, दोनों आउटपुट होने चाहिए। तो दोनों आउटपुट किसमें? आउटपुट ऑफ राइस, आउटपुट ऑफ शुगर, यानी कि राइस की डी। क्वांटिटी। तो 2 का आंसर इज डी। ठीक है। 3, a goods defining quality is that its consumption by one person prevents its consumption by someone else। ये बोल रहा है कि अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरे के लिए कंजम्पशन खत्म हो जाएगी। यानी कि ये कौन सा फीचर बोल रहा है? ये बोल रहा है कि गुड क्या है? एक्सक्लूडेबल है। और एक्सक्लूडेबल कौन से गुड का हिस्सा था? प्राइवेट गुड का। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3 का डी। ठीक है, प्राइवेट गुड। अच्छा, ये वही है पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये मैं टॉपिकल में करवा दूंगा, तो इसको स्किप कर दो फिलहाल के लिए। लिख देता हूँ इसके आगे, विल बी डन इन टॉपिकल एमसीक्यूज। ठीक है। तो 1 से लेके 3 तक कोई 4 तक कोई मसला नहीं होगा किसी को भी। अच्छा, द प्राइस ऑफ अ टिकट फॉर एन इंटरनेशनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट वाज $50। क्या बोल रहा है भाई? प्राइस क्या थी? $50 थी, ये प्राइस पी थी। ऑल टिकट्स वर सोल्ड, विच एरिया ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर सरप्लस। ये 100 इसने मामा बनाने के लिए दिया है। जब प्राइस आपकी क्या है? जब आपकी प्राइस पी है तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, ये पूछ रहा है। जब ये आपकी प्राइस पी है तो आपकी विलिंगनेस क्या होगी? ये ए होगी। तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? एक्चुअल और विलिंगनेस का डिफरेंस। एक्चुअल और विलिंगनेस का डिफरेंस क्या है भाई? ये विलिंगनेस है और ये पी प्राइस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो एरिया का डिफरेंस, ये क्या है? आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट। ठीक है। 6, मार्केट डिमांड कर्व्स नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है भाई, हमें पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। लॉ ऑफ डिमांड ने भी यही बात कही है। दे में आल्सो शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2 या D3। बोल रहा है D1 से D2 भी जा सकता है, D3 भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात बोली है। व्हाट वुड कॉज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड नॉट अ शिफ्ट। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा आंसर है जिसकी वजह से मूवमेंट आएगी, शिफ्ट नहीं आएगा। भाई डिमांड कर्व में ये जो शिफ्ट आता है ये अदर फैक्टर की वजह से आता है। डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट किस वजह से आता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। और डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट किसकी वजह से आता है? प्राइस के चेंज की वजह से। तो अब आंसर तुम्हारा देख लो। एडवर्टाइजमेंट डिमांड का फैक्टर है, तो ये गलत हो गया। कंज्यूमर की इनकम, ये भी डिमांड का फैक्टर है, ये भी गलत हो गया। प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट आती है। याद करो, प्राइस कम होगी तो डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट आएगी। ठीक है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है। डिमांड कर्व में क्या आएगी भाई? डिमांड कर्व में मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। नॉट बोल रहा है, नॉट। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्राइसेस डिटरमाइन होती है किससे? डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से। जहाँ पे प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू। ठीक है। तब ये बोल रहा है कि व्हाट इज नॉट,
टू एक्ट एज अ सिग्नल टू फर्म्स व्हेन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, सिग्नल मिलता है, हाँ मिलता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो ए गलत है। टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सरप्लस, ये हो सकता है, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू फर्म्स टू प्रोड्यूस गुड, इससे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ड्यूरेशन स्कैर्स गुड, इससे शॉर्टेज डील हो जाएगी। तो आंसर क्या है इसका? 7 का बी है। ठीक है, सही है। तो आई होप 7 तक सबको सारे क्लियर होंगे। मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। 8, अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस अबव द मार्केट प्राइस। भाई जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना, तो मुझे एक बात पता चल गई कि मैक्सिमम प्राइस जो है ना, वो लगती है बिलो द इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम प्राइस अगर बिलो द इक्विलिब्रियम लगती है, तभी वो क्या होती थी, तभी वो इफेक्टिव होती थी। लेकिन इसने कहाँ लगा दी है? इसने अबव इक्विलिब्रियम यानी कि अबव मार्केट प्राइस लगा दी है। तो मैक्सिमम प्राइस क्या होगी? इनइफेक्टिव होगी। तो जब वो मैक्सिमम प्राइस इनइफेक्टिव होगी, तो वो वापसी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल बैक टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब सुनो भाई, डायग्राम के थ्रू आंसर बता देता हूँ। ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है इसने इसको ऊपर लगा दिया है मैक्सिमम प्राइस को। जब ये मैक्सिमम प्राइस को ऊपर लगाएगा, तो ये वापसी फॉल बैक होकर किधर चली जाएगी? इक्विलिब्रियम पे। तो पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या था? पहले ये वाला बॉक्स था, और मैक्सिमम प्राइस लगने के बाद भी वापसी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, तो कंज्यूमर सरप्लस का भी ये बॉक्स होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस का भी यही वाला बॉक्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? अनचेंज्ड होगा। 8 का डी में बताओ किसी को कोई मसला? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मैक्सिमम प्राइस वैसे लगती है इक्विलिब्रियम के बिलो, ठीक है, इक्विलिब्रियम के नीचे लगनी चाहिए, लेकिन इसने लगा दी इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, जब मैक्सिमम प्राइस नहीं थी, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या था? ये वाला बॉक्स था, और प्रोड्यूसर सरप्लस ये वाला बॉक्स था। मैक्सिमम प्राइस इसने लगाई अबव द इक्विलिब्रियम, तो ये इनइफेक्टिव होगी, और ये वापसी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। तो आपका कंज्यूमर सरप्लस में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा ना। सही है। तो 8, ठीक है सर, तो सर इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तब का पूछा हुआ है जब वो फॉल बैक कर जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो 8 तक सब मुझे जवाब दे दो। अगर सबको 8 तक क्लियर है, तो मुझे एक चैट पे ओके कर दो यार। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ 10 पे। एक सेकंड। अच्छा, फिर इसके बाद है 9th वाला। कौन सा वाला है? 9th वाला। द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर एयर ट्रेवल इन एशिया। क्या बता रहा है? डायग्राम जो है ना, वो एयर ट्रेवल की मार्केट बता रही है। किधर? एशिया के अंदर बता रही है। किधर बता रही है भाई? एशिया के अंदर बता रही है। ठीक है। What will be the new equilibrium if the price of aviation fuel rises and incomes are falling in Asia? अगर एविएशन की फ्यूल प्राइस बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई कम हो गई है, और अगर इनकम फॉल होगी, तो उसका मतलब है कि आपकी डिमांड भी कम हो गई है। तो डिमांड कम होगी D1 से D3 पे, और सप्लाई कम होगी S1 से S3 पे। तो ये सप्लाई कर्व S3 और ये डिमांड कर्व D3 कहाँ पे मैच हो रहा है? यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। अच्छा, अब 10 वाला करो। 10 वाला रिपीटेड है, तो 10 वाले का आंसर तो सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो डायग्राम बना लो। मैं 10 के लिए 2-3 मिनट दे रहा हूँ। 10 वाला करो और मुझे आंसर चैट पे बताओ। डायग्राम बनाओगे तो खुद हो जाएगा 10 का।
अच्छा, जिसने आंसर ए बोला है ना उसका आंसर सही है। अब उसकी वजह बता रहा हूँ, देखो भाई, डायग्राम बना रहा हूँ, गौर से देखना। दो डायग्राम बनाऊंगा, गौर से देखना। ये आपका हो गया डिमांड कर्व इलास्टिक फ्लैटर, ये आपकी सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई एस से S1 पे कम हो गई, सप्लाई क्या हो गई, एस से S1 पे कम हुई, तो ये नई प्राइस आ गई और ये नई क्वांटिटी आ गई। ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ पहले। ये सप्लाई एस से S1 पे चले गई, ये डिमांड कर्व फ्लैटर, ये इक्विलिब्रियम ई, ये प्राइस पी से P1 पे गई, इक्विलिब्रियम ई से P1 पे चला गया, और क्वांटिटी क्यू से Q1 पे चली गई। दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, पर यूनिट टैक्स। यहाँ से लेके, कहाँ से लेके, ये E1 से लेके यहाँ तक, ये जो एरिया है ये वाला, दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या होता है, पर यूनिट टैक्स। और इसका बर्डन कौन बेयर करता है, दो बंदे, एक कंज्यूमर बर्डन और एक प्रोड्यूसर बर्डन एरिया। कंज्यूमर बर्डन का एरिया कौन सा होता है, जो प्राइस का होता है, जो लेफ्ट ओवर होता है वो प्रोड्यूसर बर्डन का है। ठीक है, अब एक डायग्राम में बना रहा हूँ इन इलास्टिक डिमांड कर्व की। ठीक है, ये स्टीप हो गया, ये सप्लाई कर्व एस हो गया, सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट मारा, एस से S1 पे शिफ्ट मारा। ठीक है, तो आपकी प्राइस बढ़ गई और आपकी क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, अब देखो इधर देखो, दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, पर यूनिट टैक्स, और वो कौन बेयर कर रहा है भाई, कंज्यूमर ज़्यादा बेयर कर रहा है। कंज्यूमर बर्डन का एरिया ज़्यादा है, प्रोड्यूसर बर्डन का एरिया कम है। अब सवाल पढ़ो। A government introduced a specific tax on shoes. The result in increase in price of shoes was paid mainly by consumer and not by the producer. पढ़ो भाई, ज्यादा किसमें दे रहा है, जब डिमांड किया है इनइलास्टिक, तो इसका आंसर क्या है, ए। अच्छा, अब जिस लोग ने यूनिटरी मार्क करा है, तो यूनिटरी के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ अनचेंजेबल होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो लेस देन 1। इनइलास्टिक सप्लाई के अंदर कब टैक्स लगता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, द प्राइस इलास्टिसिटी वाज इनइलास्टिक while the price elasticity of demand was elastic, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसका आंसर ए है। ठीक है, तो आई होप 10 का भी ए सर क्लियर होगा। बोलो जी। सर लेकिन इन्होंने तो पीईडी को पीईएस से कंपेयर किया हुआ है, तो ये मतलब इस ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि लेस देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये बोल रहा है कि तो प्राइस कंपैरिजन किया हुआ है। लेस देन दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, ये इसने ना पागल बनाने के लिए दिया है, लाइन यहाँ तक की काम की थी कि लेस देन 1 था। सही है, जी क्योंकि जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स शेयर होता था तो वो डिमांड कर्व बताता था, पीडी बताता था कि कितना किसको देना पड़ेगा। सही है, ठीक है सर। ओके। 11 बहुत इजी है। दिस डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ गुड, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एट एक्स। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम एक्स पर है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम एक्स पर है। ठीक है, अच्छा, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, एक्स पर है। बोला है सब्सिडी दूंगा तो क्या होगा, सब्सिडी देते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, तो S1 से सप्लाई का सीधा मारेगा शिफ्ट S2 पे, तो ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं डिस्कस करने वाला। 12 बताओ भाई जल्दी से, 12 बहुत इजी है, नॉर्मल गुड पढ़ लो और सुकून से आंसर करो, फिर मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों राइट पे शिफ्ट मारेगा, यानी कि डिमांड भी इंक्रीज होगी और सप्लाई भी इंक्रीज होगी। किसमें इंक्रीज हो रही है देख के बता दो। सबके आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ, कार है, जल्दी आया यार। अच्छा, ठीक है, 12 वाला देखो भाई, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड। यार देखो, पहले एक बात है ना, कहीं साइड पे लिख लो अपने हिसाब से,
अपने पास लिख लो कि प्राइस के चेंज की वजह से हमेशा क्वांटिटी डिमांड पर इफेक्ट होता है, वालेकुम सलाम, और इसकी वजह से हमेशा याद रखना कि डिमांड कर्व के अंदर क्या होगी, डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी, ठीक है। और जब भी अदर फैक्टर्स की बात होगी ना, किसकी बात होगी, जब भी अदर फैक्टर्स की बात होगी तो उसकी वजह से हमेशा डिमांड कर्व शिफ्ट मारेगा, यानी कि या तो डिमांड इंक्रीज होगी या तो डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अब पड़ोस ने बोला है कि डिमांड का shift मारेगा, तो अब देखो प्राइस कम हुई है, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड कर्व तो कहीं भी शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये आंसर तो गलत हो गया। अराइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, करके देख लेते हैं भाई। अगर कार की प्राइस बढ़ेगी, अगर कार की प्राइस बढ़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोला है ना, अगर कार की प्राइस बढ़ेगी तो कार की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और जब कार की डिमांड कम होगी तो डिमांड पेट्रोल की भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड कर्व तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा, इसने बोला राइटवर्ड का, तो ए भी गलत, बी भी गलत हो गया, ठीक है। अराइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, कोक पेप्सी। अगर कोक की प्राइस बढ़ेगी तो कोक की क्वांटिटी डिमांड कम होगी और डिमांड फॉर पेप्सी बढ़ जाएगी। जब पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट मारेगा, राइटवर्ड। अच्छा आगे पढ़ो, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होकर सप्लाई बढ़ा देगा, तो सप्लाई का किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। डी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सी है इसका आंसर। अगर डी पढ़ना है तो पढ़ देता हूँ। इंप्रूवमेंट होगी तो सप्लाई तो बढ़ेगी, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ये आंसर गलत हो गया, तो इसका आंसर सी है 12th का, ठीक है। तो आई होप सबको 12 भी क्लियर होगा। 13 वाला करो, 13 वाले के लिए भी 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं करा दूंगा। 13 के आंसर का वेट कर रहा हूँ। थर्टीन भाई, युशरा वली धानिया के मुशाइम। 13 मुश्किल है, 99% बच्चों का गलत हुआ था, लेकिन जिसने डायग्राम बना लेगा ना जो, उसका सही हो जाएगा। हाँ आंसर बताओ, आंसर सही करा है। देखो आंसर है ना, ए होगा, बी नहीं होगा वलीद, आंसर ए होगा। ए पे सही से शिफ्ट करो तो सही हो जाएगा आंसर इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। 13 का ए है, जो जो ए बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम चारों में शिफ्ट बनाओ तो ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। 14 वाला रिपीटेड एमसीक्यू है, इसका आंसर तो फौरन से मार्क हो जाना चाहिए। जिसने क्लासेस सारी ली हैं उसके लिए तो ये बहुत ईजी है, रिपीटेड एमसीक्यू है। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, भाई अगर एक चीज फ्री में भी दे देंगे तो भी कंज्यूमर उसको इस्तेमाल नहीं करता, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर को उस चीज के बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता कि कितने फायदेमंद है वो चीज। मेरिट गुड्स पढ़ाते हुए भी बताया था कि अगर इवन इफ इट इज फॉर फ्री, कंज्यूमर्स वोंट कंज्यूम इट बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज द ट्रू बेनिफिट्स ऑफ दीज गुड्स। सही है, तो इसका आंसर क्या है, 14 का ए, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 15, अच्छा आप देखो भाई 15 के अंदर है ना, तीन टैक्स स्कीम बता रहा है, एक्स वाई और जेड।
बोल रहे हैं तीनों टैक्स स्कीम के बारे में क्या होगा, ये टैक्स पेड है और ये इनकम है लोगों की। प्रोग्रेसिव, एक टैक्स होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहता है, प्रोग्रेसिव टैक्स ये कहता है कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ेगा या सेम रहेगा, क्या होगा? इनकम सर बढ़ेगा। या इनकम कम होगी, टैक्स रेट इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। ये कौन सा होता है, ये होता है प्रोग्रेसिव। और प्रोपोर्शनल क्या कहता है, प्रोपोर्शनल कहता है कि टैक्स रेट सेम रहेगा, क्या रहेगा, जो चाहे आपकी इनकम जो भी हो। और रिग्रेसिव में, रिग्रेसिव क्या कहता है कि रिच पीपल कम टैक्स पे करता है और पुअर पीपल टैक्स ज्यादा पे करते हैं। तो अब आंसर ढूंढ लो 15 का। सर रिग्रेसिव टैक्स वैट की तरह होता है ना? जी बिल्कुल। ओके। 15 का बहुत इजी है, आप आंसर बता सकते हो आप लोग। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हर बंदा टैक्स सेम देगा, सेम टैक्स होता तो लाइन तो यू बनती, इसका मतलब है सी भी गलत है। वाई, वाई खाली प्रोपोर्शनल थोड़ी है, देखो सर डी। डी रिग्रेसिव भी नहीं है, एक्स इज मोर प्रोग्रेसिव देन जेड ये भी नहीं है, वाई, एक्स वाई जेड ऑल आर प्रोपोर्शनल, सारे प्रोपोर्शनल, इसका आंसर बी है। उसकी वजह बताता हूँ। देखो इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट बढ़ रहा है, नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास मार्क नहीं है चीज़ है। वाई में भी सीधा जा रहा है, जेड में भी सीधा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, ये किसकी चल रही है, ये जीरो से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, जीरो से। तो जीरो पे तो सबका टैक्स क्या होगा, सेम होगा भाई। क्या होगा इसका, प्रोपोर्शनल, ठीक है। सही है भाई। इनकम जीरो होगी, इनकम जीरो होगी तो सबका टैक्स भी जीरो होगा, तो सबके लिए प्रोपोर्शनल हुआ ना, सेम हुआ ना, ठीक है। सर मगर जो आगे इंक्रीज हो रहा है टैक्स वो। यार देखो हमेशा कोई भी चीज जीरो से शुरू हो रही होती है ना, तो उसका मतलब है उस पर ये इनकम भी जीरो है, इस पर टैक्स पेड भी जीरो है, तो इसका मतलब है प्रोपोर्शनल चल रहा है। अगर ये यूं होता तो फिर हम जाते किसके ऊपर, किसके ऊपर जाते हम लोग, प्रोग्रेसिव के ऊपर जाते, ठीक है। सही। सर प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर प्रोपोर्शनल टैक्स है? टैक्स है, ठीक है। अच्छा ठीक है। The diagram shows an initial market equilibrium for an agricultural product $6 and 800 units. How much will the government have to spend to increase the market price to $10? भाई देखो पहले एक चीज याद करा देता हूँ, फिर ये एमसीक्यू हो जाएगा, बहुत इजी है। जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, जो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू है वो कंज्यूमर का क्या होगा, वो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होगा। तो इधर भी गवर्नमेंट, इधर भी क्या मांग रहा है, सवाल बोल रहा है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू होगा वही एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। तो पुराना टोटल रेवेन्यू क्या था, प्राइस 6 थी और क्वांटिटी 400 थी, ऐसा ही था भाई। प्राइस 6 थी और क्वांटिटी क्या थी, 800 थी, सॉरी ये लिखा हुआ, प्राइस 6 थी और क्वांटिटी क्या थी, 800 थी। तो कितने, कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 6 8 4800, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है अगर वो प्राइस को 10 कर देगा, अगर वो प्राइस को क्या कर देगा 10, तो 10 वाली प्राइस के ऊपर क्वांटिटी कितनी है 400, तो 6 और 10 प्राइस का डिफरेंस कितना है, 6 और जो प्राइस 10 है उसका डिफरेंस कितना है, 6 और प्राइस 10 का 4, और 4 के ऊपर क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, प्राइस कितनी है 10 है और 10 के ऊपर क्वांटिटी कितनी है 400, तो आंसर कितना होगा 4000 होगा, ठीक है। डी सही है। खर्चा कितना हुआ, अगर मैंने प्राइस 10 करी तो मेरी प्राइस कितनी हो गई 10 और मेरी क्वांटिटी कितनी बिक रही है 400, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, प्राइस 10 क्वांटिटी 400, 4000। सही है, बिल्कुल वैलिड, सही है। 10 का 16 का डी।
तो ये जो आपने 10 into 400 किया है, कौन सा वाला बॉक्स है आया है? ये वाला सही है अच्छा, तो आपने माइनस किया है? जी। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। भाई पहले प्राइस 6800 यूनिट्स है, प्राइस 6800 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई करा 4800, खर्चा हो गया ना। अब प्राइस 10 कर दी, प्राइस 10 कर दी तो यूनिट्स 400 हो गए, तो 10 into 400 कर लो, 4000 हो गया। सही है। ठीक है सर। 17 बहुत इजी है। द टेबल आइडेंटिफाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, व्हाट इज द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो फारिग लोगों को देते हैं। आर्मी वाला बॉर्डर पर होता है तो उसको उसकी पे मिलती है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। सिविल सर्वेंट सैलरी, एक बंदा काम कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है उसकी जॉब की, ये भी ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, काम करने के पैसे हैं। फार्मिंग सब्सिडी, सब्सिडी एक ग्रांट है, कैश पेमेंट होती है, ये भी ट्रांसफर पेमेंट नहीं होती। पेंशन पेमेंट, एक बंदा फारिग है उसको पेंशन मिल रही है, ट्रांसफर पेमेंट है। एक बंदा वेलफेयर बेनिफिट मिल रहे हैं, एक बंदा जो अनएम्प्लॉयड है उसको पैसे मिल रहे हैं फ्री फोकट के, तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट है। तो 75 + 50 कितना हुआ? 125। ठीक है, इसका आंसर बी है 17 का। सही है। अच्छा 18 के लिए टाइम दे रहा हूँ, 18 वाले के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ, 18 वाला करो और इसका आंसर बताओ। बहुत इजी है 18 वाला। एटीन, 18 का बिल्कुल सही है युशरा। 18 18 18, बाकी सब भी बता दो। सही 18 वाला समझा दें प्लीज। ये देखो भाई, डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक और सब्सिडी दी हुई है। ठीक है, डायग्राम बनाओ तो खुद हो जाएगा। परफेक्टली कौन सी दी हुई है? इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस सेम होती है, ये सब्सिडी देनी है भाई। ये एस हो गई सप्लाई कर, प्राइस पी हो गई क्वांटिटी की हो गई। सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ेगी तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी सेम प्राइस के ऊपर। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। तो अब एक बात बताओ, ये सब्सिडी का पूरा फायदा किसको मिला है? कंज्यूमर को मिला है। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। There will be a large increase in quantity consumed. The incidence of the subsidy will fall on the consumer. ठीक है, सही है। जी सर। जी 19 सर। बहुत इजी है, 19 भी कर लो। 2 सेकंड में आंसर मार्क होना चाहिए। प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम आर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं भाई? एक होता है ट्रेड इन गुड्स, एक होता है ट्रेड इन सर्विसेज, एक होता है नेट इनकम्स, और एक होता है नेट ट्रांसफर्स। एक क्या होता है? एक होता है नेट इनकम, और एक और होता है आपका नेट ट्रांसफर। अब यार ये कहीं पे लिख लेना अपने पास, ये जो भी होती है ना ये सारी प्राइमरी इनकम होती हैं, और ये जो भी होती है सारी सेकेंडरी इनकम होती हैं। ये सारी इनफ्लोज होते हैं इनकम के, ये क्या होते हैं? इनकम के इनफ्लोज। और ये दोनों जो होते हैं ना ये होते हैं करंट ट्रांसफर्स। तो अब इसका आंसर ढूंढ लो भाई। इसका आंसर हो गया सी फॉर कैट। प्राइमरी इनकम, इनकम फ्लोज, सेकेंडरी इनकम, करंट ट्रांसफर। ठीक है, 19 का सी सर बिल्कुल। 18, सर 18 दोबारा से बता दें। 18 में सब्सिडी दे दी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थी, प्राइस सेम थी, तो सारा का सारा फायदा किसको मिलेगा? सब्सिडी का कंज्यूमर को मिलेगा, क्वांटिटी बढ़ा देगा, वो ज़्यादा खरीदेगा।
ओके सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 19 का आंसर बी है, सॉरी सॉरी सॉरी। प्राइस सेम है, प्राइस का फायदा कंज्यूमर को मिलता है, सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी बढ़ाई है प्रोड्यूसर ने, तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा। तो इस 19 का 18 का आंसर बी है। हाँ सॉरी। हाँ ठीक है। अच्छा सर 19 रिपीट करना। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस कांस्टेंट होती है ना? प्राइस कांस्टेंट होती है तो कंज्यूमर को तो कोई भी फायदा नहीं मिला, सब्सिडी मिली तो प्रोड्यूसर ने मोटिवेट होकर अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दिया, तो इसलिए फायदा किसको मिला, प्रोड्यूसर को। ठीक है, कंज्यूमर को इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया ना दूसरा। ठीक है सही है। ओके यार, इस वाले पे मुझे डाउट है, 18 का आंसर कोई चेक करके मार्किंग स्कीम में बता देगा। 18 अक्टूबर नवंबर 2019 सर के बी है, बी है। बी ठीक है था। ओके। अच्छा 20 वाला तुम लोगों का आता है, 20 वाला कर लो फौरन से। देखो भाई, एडी डिमांड कर्व है और एएस जो है वो आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि नया इक्विलिब्रियम वाई पे चला गया है, यानी कि एग्रीगेटेड सप्लाई बड़ी कम हुई होगी तो इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, एक्स से वाई हो गया है। तो अब आंसर ढूंढो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, इसका मतलब है एडी बढ़ा है, तो ये बी तो गलत हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो उससे एडी कम हो जाएगा, सवा इधर तो एएस बढ़ा है, एएस कम हुआ है। इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो इसका मतलब है एएस कम हो गया है, क्यों, क्योंकि कौन सी इन्फ्लेशन आ गई होगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। सही है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एक रीजन। सही है, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज़्यादा करेगा, तो जिससे एडी बढ़ जाएगा। तो ए बी डी गलत है, तो आंसर इसका क्या बनता है, सी बनता है। क्या बनता है इसका आंसर, सी। ठीक है, आई होप ये वाला भी क्लियर होगा। 21 व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, फॉरन से ये वाला आंसर हो जाना चाहिए, जिधर इंपोर्ट्स के ऊपर बैन नहीं होगा वो वाला आंसर होगा। द यूरोपियन यूनियन रिक्वायरिंग गुड्स इंपोर्टेड इनटू मेंबर स्टेट्स टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड। इंपोर्ट्स के ऊपर क्या लगा रहा है, कुछ ना कुछ है ना, वो लगा रहा है, स्टैंडर्ड वगैरह लगा रहा है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि ये प्रोटेक्शनिज्म है। द नाइजीरियन गवर्नमेंट बैनिंग द इंपोर्ट, बैन कर रहा है, एम्बार्गो, ये भी टैरिफ, ये भी प्रोटेक्शनिज्म की टूल है। द यूएस गवर्नमेंट इम्पोजिंग अ टैरिफ, ये भी प्रोटेक्शनिज्म की टूल है, उसका आंसर बी है। The Pakistani government increasing the rate of goods and services tax on some exported goods, सही है, अपने गुड्स के ऊपर लगा रहा है, ये थोड़ी प्रोटेक्शनिज्म है। अच्छा, अब जब तक अजान हो रही है तब तक 22, 23, 24 करो। शानजी और अमीमा, आप दोनों साथ हो आज भी? जी आप दोनों साथ हो ना? जी। अच्छा भाई 22 8.3 से 6 पे जा रहा है, यानी कि सीपीआई गिर रहा है, 2015 से 2016 में सीपीआई गिर रहा है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन रेट। फिर 6 से 6 रह रहा है, 2016 से 2017 में इन्फ्लेशन रेट अनचेंज है, फिर गिर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 2017 से 2018 फिर से इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस ऑन एवरेज फेल थ्रू आउट द पीरियड। एवरेज कैसे निकलती है भाई, एवरेज न्यू माइनस ओल्ड से निकलेगी, तो हमें नहीं पता, एवरेज निकाल के देख लो, नहीं पता। कंज्यूमर प्राइस ऑन एवरेज रिमेन द सेम इन 2016 एंड 17, ये आंसर है। आगे पढ़ते हैं।
The general level of consumer price was at its highest in 2015. हमें नहीं पता, सही है क्योंकि इसने परसेंटेज दी हुई है. The general level of consumer price was at its highest in 2018. गलत है, 1 नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर आई गेस 22 का बी है. ये भी कोई चेक कर लो यार, कैलकुलेशन वाला है इसका. ये 22 है, सॉरी 22 का आंसर जो है ना वो डी होगा या फिर सी होगा. कौन सा है भाई? सर डी है मार्किंग स्कीम में. The general level of consumer was at its highest in 2018. जी ये गलत है, मार्किंग स्कीम में ये वाला आंसर गलत है. इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, बी है. ठीक है, याद रखना, गलत है. मार्किंग स्कीम में 2018 में तो सबसे कम था सीपीआई. ठीक है, सही. अच्छा 23 बहुत आसान है. 23 के लिए आप लोग है ना वो निकालो. देखो अब इसने क्या बोला है, the table indicates the factor inputs required to produce wheat and carbon. 22 के बारे में एक क्वेश्चन था. जी 22 के बारे में एक क्वेश्चन था. तो अगर इन्फ्लेशन रेट सेम रह रहा है तो कंज्यूमर प्राइसेस फिर भी बढ़ेंगी नहीं? नहीं, देखो इन्फ्लेशन रेट सेम है, यानी कि पिछले साल भी 100 था, इस साल भी 100 है. सही है, लेकिन सर रेट सेम है लेकिन प्राइस. अच्छा ओके. अगर देखो अगर 100 बट इन्फ्लेशन हो तो रही है ना? नहीं, इन्फ्लेशन है लेकिन परसेंटेज सेम है. अगर 100 से 120 हुआ है तो प्राइसेस तो बढ़ रही हैं लेकिन 20% से बढ़ रही है. अगर 100 से 100 है तो मतलब इन्फ्लेशन तो है लेकिन उतनी ही है. ठीक है, तो सर ओके. अच्छा. The table indicates the factor inputs required to produce wheat and cars in country X and Y. ये यूनिट्स दिए हुए हैं X और Y के, wheat के और कार के दिए हुए हैं. What makes it possible for both countries to benefit from trade? मैंने इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ट्रेड से फायदा कब निकलता है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें कंपैरेटिव एडवांटेज बताता है. तो अब कंपैरेटिव एडवांटेज कैलकुलेट कर लो तो पता चल जाएगा भाई. रेशियो है व्हीट इज टू कार्स. ये कंट्री एक्स की कितनी व्हीट बना रही है? 4 व्हीट बना रही है और 2 कार्स बना रही है, तो 4 व्हीट इज टू 2 कार हो गया. तो ये 1 व्हीट इज टू क्या हो गया? 2/4. तो ये आंसर मुझे कोई कैलकुलेट कर दो. 1 व्हीट इज टू क्या होगा? और ये होगा 8 व्हीट इज टू 6 कार्स. तो ये हो जाएगा W 6/8. तो ये 1 व्हीट इज टू कितना आएगा ये भी कोई बता दो. छोड़ो मैं कर लेता हूँ. 2/4 कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 4 0.5 और 6 डिवाइड बाई 8 0.7. 0.5 कार और 0.75 कार. अब बता दो भाई, एक व्हीट बनाने के लिए ये 0.5 कार को छोड़ता है और ये एक व्हीट बनाने के लिए 0.75 कार को छोड़ता है. तो कौन सी कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है? बताओ, एक्स या वाई? So why? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ. 23. सर सी है इसका. हाँ सी है, बिल्कुल सही है. ठीक है सर जी. सर 22 का बी दोबारा एक्सप्लेन कर दें. 22 पे मैं वापसी आता हूँ एंड में. ठीक है, ओके. अच्छा 24 वाला फिर से बहुत इजी है. In 2016, the Organization for Economic Cooperation and Development urged major economies such as the US, Japan to increase government spending. भाई ये बोल रहा है एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन होती है C + I + G +